गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपके लिए प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। प्रकाश का परावर्तन एवं परावर्तन का नियम ये परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा देता है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों, परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के नियम निम्नलिखित नियम हैं। पहला नंबर है आपाती किरण, इसी को आपतित किरण भी बोला जाता है। परावर्तित किरण एवं परावर्तन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2 है आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है, अर्थात I बराबर R। ये है प्रकाश के परावर्तन का चित्र है। यहाँ से किरण आपाती किरण या आपतित किरण यहाँ से आती है और यहाँ टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है और ये हमारा अभिलंब होता है। देखो, ये आपाती किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या हैं, एक ही बिंदु पर स्थित हैं। और दूसरा नियम है I बराबर R। जो आपाती किरण ये आएगी तो ये आपतन कोण और ये परावर्तन यानी परावर्तित दिशा से किरण हुई है, इसलिए यहाँ से परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन एवं अपवर्तन का नियम, और ये चित्र है प्रकाश के अपवर्तन का। जब प्रकाश की किरण एक समांगी व पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरी समांगी व पारदर्शी माध्यम में उसका वेग व दिशा बदलकर प्रवेश कर जाती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे ये आपतित किरण, ये माध्यम है वायु माध्यम हमेशा विरल होता है, और ये है कांच का जो माध्यम होता है ये सघन होता है। फिर ये बाहर आ जाएगा तो वायु यानी विरल माध्यम। तो आपतित किरण यहाँ से आई, उसके बाद ये कांच में प्रवेश करेगी तो यहाँ से इसका वेग और दिशा क्या है, बदल जा रही है, और फिर यहाँ जब वायु में आएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण, या ये जो किरण है इसको निर्गम किरण बोला जाता है, और ये जो बीच में किरण इसे अपवर्तित किरण कहा जाता है। तो नियम है अपवर्तन के नियम। आपाती किरण या आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब। ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, ये है अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं या स्थिर होते हैं। तो दूसरा नंबर है किन्हीं दो माध्यमों के लिए, अब एक माध्यम क्या है वायु और दूसरा माध्यम कांच है, तो कह रहा है कि किसी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो ज्या का मतलब होगा यहाँ साइन से ये जो कोण बनेगा यहाँ साइन I और बटा साइन R बराबर म्यू या नियतांक कह सकते हैं। तो ये है अपवर्तन का नियम और परावर्तन का नियम। अब आगे है दर्पण यानी मिरर क्या होता है, अब इसकी हम परिभाषा जानेंगे।
जब किसी कांच की पट्टिका पर परावर्तक पालिश कर दी जाती है तो वह दर्पण बन जाती है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर समतल दर्पण प्लेन मिरर, दूसरा गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर। तो समतल दर्पण क्या होता है? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल है समतल दर्पण कहलाते हैं। जैसे एक कांच ले लिए, ऐसे समतल के आकार का कांच ले लिए और उसके पीछे वाले पृष्ठ को परावर्तक या कलई कर देते हैं तो जो दर्पण बनेगा वो समतल दर्पण कहलाएगा। और गोली दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली है। अब समतल दर्पण में ऐसे, अब ये समतल ऐसे ले लिए और इसी को इसके पीछे वाले भाग को कलाई कर देंगे तो ये समतल दर्पण बन जाएगा। और जब ऐसे गोली कांच लेंगे और इसके पीछे एक भाग को कलाई कर देंगे तो ये गोली दर्पण बन जाएगा। तो कह रहा ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली है गोली दर्पण कहलाते हैं। अब यहाँ गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं तो हमें गोली दर्पण के बारे में यहाँ पढ़ना है। तो गोली ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण कनकेव मिरर। उत्तल दर्पण, अब उत्तल दर्पण क्या होता है? जब गोली पृष्ठ के अवतल पृष्ठ पर परावर्तक पालिश की जाती है तो दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। अब ये है गोली प्लेट है। अब ये अवतल पृष्ठ पर कलई की जाती है। इस तरह से चित्र बनेगा ऐसे, तो ये है हमारा उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण है, जब गोली पृष्ठ की उत्तल सतह पर परावर्तक पालिश की जाती है तो दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। ये है अवतल दर्पण का चित्र। अब इसके बाहर ये कलई की गई है, उत्तल में ये बाहर और ये इसके अंदर की गई है कलई। तो ये है उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण। अब गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, अब कुछ परिभाषाएं इनसे हैं हमें जानना है। तो ध्रुव क्या होता है? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब जैसे ये दर्पण है तो इसके परावर्तक पृष्ठ के ये केंद्र है, इसी को हम ध्रुव कहते हैं। तो ये हो जाएगा पोल यानी ध्रुव। वक्रता केंद्र, अब वक्रता केंद्र क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे यहाँ ये है हमारा दर्पण और ये है हमारे मुख्य अक्ष। अब ये ध्रुव और वक्रता केंद्र यहाँ होता है और ये ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य फोकस या फोकस मुख्य अक्ष के समांतर
आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर मिलती हैं, अवतल दर्पण में मिलती हैं, अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उत्तल दर्पण में प्रतीत होती हैं आती हुई, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी क्या होता है? फोकल लेंथ। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2, या इसी को एफ बराबर आर बटा 2 याद कर सकते हैं। अवतल दर्पणों के उपयोग। अब अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? टॉर्च में, सर्चलाइट में, वाहनों के अग्रदीपों यानी आगे का दृश्य देखने के लिए, सेविंग करने में दर्पण प्रयोग होता है वो अवतल दर्पण होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे कोई डॉक्टर हमारे कान, मुंह में देखने के लिए करता है, और सौर भट्टियों में भी किया जाता है। उत्तल दर्पण के उपयोग। अब उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? मोटर कार चालक के बगल में दृश्य देखने के लिए, यानी मोटर कार जो चालक होता है उसके बगल में जो शीशा लगा होता है ये कि उत्तल दर्पण होता है। और सड़क के किनारे लगे परावर्तक लैंपों में, जो सड़क के किनारों सिटी में लैंप लगे होते हैं वो क्या होते हैं? उत्तल दर्पण उसमें लगे होते हैं। ये उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, ये है उत्तल दर्पण की स्थिति। अब जैसे ये बिंब वस्तु की स्थिति या बिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति। तो अनंत पर, जब कोई बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा, और इसकी साइज क्या होगी? छोटा होगा या बड़ा होगा? तो ये अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का होगा। और इसकी प्रकृति कैसे होगी? आभासी तथा सीधा। जब अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच बिंब रखा जाएगा तो प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच दर्पण के पीछे बनेगा और छोटा बनेगा, आभासी तथा सीधा। इसमें प्रकृति की, प्रतिबिंब की जो प्रकृति है देखो, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा, इसमें दोनों में बनेगा। और किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति। जब कोई वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। सी से परे जब तो एफ तथा सी के बीच बनेगा, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा और छोटा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। जब सी वक्रता केंद्र पर बिंब रखी जाएगी तो सी पर ही बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पर बनेगा, समान साइज का बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। सी वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच जब बिंब रखा जाएगा तो सी से परे बनेगा। विवर्धित, विवर्धित का अर्थ होता है बड़ा, बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। एफ पर जब मुख्य फोकस पर रखा जाएगा तो ये अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर। अत्यधिक विवर्धित यानी अत्यधिक बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। जब ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाएगा तो दर्पण के पीछे विवर्धित यानी बड़ा, आभासी तथा सीधा बनेगा।
बच्चों यहाँ ध्यान देना, जैसे ये हमारा दर्पण है और ये मुख्य फोकस है। तो अब जब प्रतिबिंब इधर इधर कहीं पर भी इधर बनेगा तो ये हमेशा वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। और जब दर्पण के ऐसे पीछे बनेगा, इधर कहीं पर भी इधर बनेगा, ऊपर या नीचे, यहाँ कहीं पर भी बनेगा तो ये आभासी एवं सीधा बनेगा। इसको मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे ये प्रतिबिंब कब कैसे बनता है। तो इसको बच्चों ध्यान देना, जब इधर बनेगा तो वास्तविक एवं उल्टा, जब दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी एवं सीधा। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो ये हमारा दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है। तो कह रहा इसके चार नियम है। तो पहला नियम है बिंब यानी वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। अब ये है वस्तु, यहाँ है बिंब, तो ये हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। अब जो दूरियां हैं ये हमारा ध्रुव है, तो ध्रुव से अगर हम दाईं ओर दूरियां मापेंगे या बाईं ओर, तो दूरियां हमेशा ध्रुव से ही मापी जाती हैं। तीसरा नियम है मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई दूरियां। अब मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक और बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक। अब ये है तो इसके ऊपर जो दूरियां मापी जाएंगी ये धनात्मक होती है, तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती हैं। और ये जो नीचे जब दूरियां मापी जाएंगी तो ये ऋणात्मक होगी। अब जब प्रतिबिंब ऊपर बनेगा तो धनात्मक, नीचे बनेगा तो ऋणात्मक लिया जाएगा। तो ये है बाईं ओर की दूरी माइनस में और दाईं ओर की दूरी प्लस में ली जाएगी। और यह है आपतित प्रकाश की दिशा। अब यहाँ से प्रकाश इधर से आएगी, परावर्तन से होगा, यहाँ प्रतिबिंब इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। तो ये है चिन्ह परिपाटी। आगे दर्पण के लिए सूत्र। तो दर्पण के लिए सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब बिंब दूरी u, इसमें u, अब ये होता है बिंब दूरी। तो गोलीय दर्पण में ध्रुव से बिंब की दूरी बिंब दूरी कहलाती है। और प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, v बराबर गोलीय दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। फोकस दूरी f, इसको f से प्रदर्शित करते हैं, इसको v से और इसको u से। तो ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। आवर्धन मैग्नीफिकेशन। अब आवर्धन क्या होता है, आवर्धन का अर्थ होता है कि प्रतिबिंब छोटा है बनेगा या बड़ा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा या कितना छोटा बनेगा, इसके बारे में आवर्धन जानकारी देता है। तो बिंब के प्रतिबिंब की लंबाई, अब यहाँ लंबाई या फिर ऊंचाई भी लिख सकते हैं, h' एवं वस्तु की लंबाई। अब यहाँ वस्तु है तो इसको, ये वस्तु यहीं बिंब होती है, तो वस्तु की लंबाई या ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं। यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई बटा बिंब की लंबाई या ऊंचाई। तो इसको इस्तेमाल में याद करते हैं, यम बराबर h' बटा h। और एक आवर्धन का सूत्र होता है, आवर्धन जब बिंब दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v दिया रहता है तो सूत्र होता है यम बराबर -v बटा u। अब ये दर्पण के लिए सूत्र है इसलिए ये माइनस होता है, -v बटे u। जब यहीं लेंस में होगा तो ये प्लस में हो जाएगा। और
इन दोनों को मिलाने पर, क्योंकि यम और यम बराबर है तो यम बराबर एच डैश बटा एच होता है और बराबर माइनस वी बटे यू हो जाएगा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा बेल घंटी को बजाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।